हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर शुभम बाला और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट के एमसीक्यूज। दोस्तों, ये जो है मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा है। ओके, तो इसीलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना, एमसीक्यूज के अच्छे से ध्यान से सुनना। मैंने सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उनको सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा और नो डाउट एक क्वेश्चन तो इसमें से श्योर बनता है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद डुअल नेचर ऑफ लाइट एमसीक्यूज। ओके, सो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी। बेसिक क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वांटम थ्योरी क्या था दोस्तों? प्लैंक्स ने दिया था और उन्होंने हमें एक फोटॉन या एक क्वांटा की एनर्जी के बारे में बताया, हमें उसके मास के बारे में बताया, हमें उसके मोमेंटम के बारे में बताया, हमें इंटेंसिटी और पावर के बारे में भी बताया उन्होंने, है ना। तो उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। आ जाइए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद मास ऑफ 2.5 किलोग्राम्स। दोस्तों, बिल्कुल फेमस इक्वेशन पर बेस्ड है, सबको पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है? आइंस्टीन ने दिया था इक्वेशन और दिस एक्सप्लेन्स द एनर्जी एसोसिएटेड विद M मास। क्लियर है? तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, सो E इज इक्वल टू मास 2.5 गिवन है अपने को और C 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हमें गिवन है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो 2.5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16, बस इसको सॉल्व करना, इतना जूल्स में आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? सो 2.5 इंटू 9 दैट विल बिकम 22.5। ओके, 45 ओके, इंटू 10 टू द पावर 16। अब देखिए ऐसा ऑप्शन 17 में दे रखा है, कोई बात नहीं दोस्तों, इसको कन्वर्ट कर लो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 17 जूल्स। देखिए कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए 2.27 10 टू द पावर 17 जूल। दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है ना, पॉइंट के बाद पॉइंट में। ओके, सो देखिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं दोस्तों। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 10। हमसे क्या पूछा गया है? मोमेंटम ऑफ फोटोन। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि हमें मोमेंटम बताया गया था कितना होता है, h बाय लेमडा। अब दोस्तों हमें वेवलेंथ नहीं, हमें क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में ये रिलेशन याद होना चाहिए दोस्तों, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है, तो दिस इंटू म्यू 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है, इज इक्वल टू c। तो दोस्तों म्यू इज लेमडा इज इक्वल टू c बाय म्यू हो जाएगा। बस यहाँ पर पुट कीजिए p इज इक्वल टू h अपॉन c बाय म्यू, है ना। तो ये रिलेशन दोस्तों हमको मिलता है यहाँ पर। भाई मोमेंटम का इक्वेशन आप समझ लो, मोमेंटम का फॉर्मूला, है ना। यदि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो, आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, तो 2 सेकंड का काम है, आप उसको निकाल भी सकते हैं। बस दोस्तों उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करना। p इज इक्वल टू h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। कितना वैल्यू होता है दोस्तों? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। और फ्रीक्वेंसी कितना होता है दोस्तों? आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13। ओके, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्या? c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब बस काटा पीटी करना, थोड़ा सॉल्व करना है। बिल्कुल ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो इधर से देखिए ये 2 हो गया, इधर से देखिए ये 3.3 हो गया। तो p इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर 34 और यहाँ पर जाके 8 भी ऐड हो जाएगा, तो दैट विल बिकम -29। क्लियर है क्या? ओके, सो इतना क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, सो कौन सा ऑप्शन सही है? 83 का दिस वन। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर्स, है ना। हमसे क्या पूछा? एनर्जी ऑफ फोटोन। दोस्तों एनर्जी ऑफ फोटोन आप सभी को याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कितना होता है, hc बाय लेमडा और h म्यू। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये, और वेवलेंथ गिवन है तो ये दोस्तों, है ना। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि ये तो जूल्स में आंसर आएगा। यदि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना हो तो क्या करोगे आप? तो इन केस हमको एक और फॉर्मूला पता है कि 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉन्ग अपॉन लेमडा इन एमस्ट्रॉन्ग। ये देखिए एमस्ट्रॉन्ग कट जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 म्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो फॉर्मूले, लेकिन दोस्तों हमसे पूछा किस फॉर्मेट में है, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मेट में डिपेंड करेगा। तो देखिए ऑप्शन सारे जूल्स में दे रखे हैं, इसका मतलब हमें जूल्स में आंसर निकालना है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में वेवलेंथ गिवन है, सीधा आपको फॉर्मूला रखना है। रखिए यहाँ पर E इज इक्वल टू hc बाय लेमडा, है ना। सो h फॉर 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 एंड आपको c का वैल्यू जो है दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन यहाँ पर जो है आपको देखिए क्या गिवन है 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस
9। क्लियर है? बस वापस से देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हो गया लगभग लगभग, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। क्लियर है आप सभी को? देख लीजिए, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। सो दैट विल बिकम 15 और है ना। सो इसको आप सॉल्व कीजिए थोड़ा सा नेक्स्ट, एंड यू विल गेट 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। डन? तो देखिए दिस इज योर आंसर। तो ये जो बच्चों क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल सिंपल पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? और देखिए ये सारे अच्छे अच्छे AFMC में, BHU में पूछे गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक AIPMT का और एम्स का। देखिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। A source S1 is producing 10⁻15 photons per second of wavelength 500 Armstrong। देखिए ये S1 सोर्स बना लिया। क्लियर है? और ये जो है कितने फोटॉन्स, मतलब नंबर अपन को गिवन है कितना है ना, अपन को गिवन है 10⁻15 फोटॉन्स, है ना, पर सेकेंड, मतलब अपन को रेट ऑफ फोटोन गिवन है, और हमें इसका वेवलेंथ भी गिवन है दोस्तों, कितना गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? फिर हमको गिवन है सोर्स 2 है, ओके, और ये जो है ये कितना फोटोन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ जी, पर यूनिट टाइम बताइए, 1.02 इंटू 10⁻15 फोटोन पर सेकेंड, और उसका जो वेवलेंथ है λ2 दैट इज गिवन बाय 5100 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? अब देखते हैं पूछा क्या है। ओके, देन पावर ऑफ S2 अपॉन पावर ऑफ S1। दोस्तों पावर पे क्वेश्चन है ना। देखिए मुझे बताइए, पावर इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, सिंपल। अब मुझे बताइए एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, hc/λ होता है। कितना होता है दोस्तों, hc/λ, है ना। और सामने एक फोटोन का यदि एनर्जी इतना, तो n फोटोन का nhc/λ हो जाएगा, और हमें टोटल एनर्जी बाय टाइम चाहिए, सो दैट इज पावर। क्या क्लियर कट समझ में आता है दोस्तों आपको? अब देखिए जरा इसको मैं ऐसा लिखूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, n/t hc/λ। क्लियर है? और यदि मैं यहाँ P1 के लिए बात करूं तो n1/t हो जाएगा, और h और h और c तो दोस्तों सबके लिए कांस्टेंट है, बाय λ1। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पर P2 कितना आ जाएगा मुझे बताइए, n2/t hc/λ2। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दोस्तों दोनों का रेशियो। तो P1/P2 जब हम करेंगे तो देखिए P1/P2 करेंगे तो n1/t hc/λ1 अपॉन n2/t hc/λ2। तो देखिए hc से hc दोस्तों कट जाएगा, है ना। सो दैट विल बिकम क्या हो जाएगा, λ2/λ1 इंटू n1/n2। क्लियर है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट करना है। देखिए λ2 जो है हमें गिवन है 5100 एंगस्ट्रॉम, और λ1 जो है दोस्तों हमें कितना गिवन था 5000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? और n1 कितना गिवन है दोस्तों 10⁻15, और यहाँ पर कितना गिवन है दोस्तों 1.02 इंटू 10⁻15। इसको मैं है ना 102 इंटू 10⁻3 लिखता हूँ, 13 लिखता हूँ। क्लियर है? तो उससे थोड़ा सा कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। देखिए अभी यहाँ एमस्ट्रॉन्ग से एमस्ट्रॉन्ग, यहाँ पर ये कैंसिल होता है, 00 से 00 कैंसिल होता है, फिर यहाँ पर ये 51 2, है ना, और ये बेसिकली कितना हो जाता है देखिए आप 100। क्लियर है? तो 10⁻15 अपॉन 10⁻13 इंटू 100/15, मतलब ये कट के कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? तो रेशियो पावर P1/P2 का रेशियो 1:1 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन गिवन है दोस्तों, दिस वन। क्या क्लियर है? सिंपल, मैंने पावर का जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए डायरेक्टली हमने आंसर निकाल लिया। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं, ये देखिए एक क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, जरा समझते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है बट होप सो अच्छा होगा। देखिए whenever a stream of electrons collide with a stream of photon, मतलब यहाँ पर दोस्तों किस किस के बीच में कोलिजन हो रहा है, यहाँ पर फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन हो रहा है। क्लियर है? तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व्ड। क्लियर है? तो क्या बोला है, लीनियर मोमेंटम है, टोटल एनर्जी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों क्या होगा जब एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन के बीच में कोलिजन होता है? दोस्तों दोनों को मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन के पास तो मोमेंटम होता ही है और फोटॉन के पास भी मोमेंटम होता है, ये भी अपन ने देख लिया है ना अभी प्लांक्स मतलब थ्योरी के हिसाब से, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। तो जब दो बॉडी जिनमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो उनका जब भी कोलिजन होता है उनमें यदि मोमेंटम है तो मोमेंटम जो है कंजर्व्ड होता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन तो रहेगा। उसके बाद दूसरा क्या बोला गया भाई, एनर्जी। तो एनर्जी तो भाई देखिए
कंजर्व रहना ही है ना। टोटल इनिशियल एनर्जी टोटल फाइनल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर कोई और अपन को प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं किया गया जिसमें क्या एनर्जी लॉस हो रहा हो, इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन भी होना ही है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स भाई फोटोन और इलेक्ट्रॉन यदि कोलाइड हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना गायब हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी कंजर्व होगा। तो क्या कंजर्व नहीं होगा? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लें, क्लियर है, और अपनी एनर्जी बढ़ा लें, दिस में बी पॉसिबल। सो आंसर विल बी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। डन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अपन क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड जो बेसिक्स क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके। आ जाइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हॉलबैक एंड लेनार्ड्स का एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आप एक बार याद कीजिए हॉलबैक एंड लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था, कुछ 3-4 बातें थी कुल मिला के। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो फोटॉन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स भी उतने ही ज्यादा होंगे गिरने वाले, और जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे दोस्तों उतना ही ज्यादा क्या निकलेगा उसमें से, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा सिस्टम में, करंट। क्लियर है। सो इंटेंसिटी जो है किसको डिसाइड करता है, करंट को, और यू कैन से करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। क्लियर है। इंटेंसिटी बढ़ने से उस पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि यदि हम जो पोटेंशियल जो हम लगा रहे हैं वो पोटेंशियल बढ़ाएं तो क्या होगा, उसका ग्राफ पढ़ा था दोस्तों हमने, कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा था, याद कीजिए, इमेजिन कीजिए एक बार, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि यदि हम पोटेंशियल को बढ़ाते, पोटेंशियल 0 रखते हैं तो कुछ मिनिमम करंट तो आता ही है, तो उसके बाद पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता है अप टू अ लिमिट, उस लिमिट को हम क्या बोलते थे, सैचुरेशन करंट दोस्तों, याद कीजिए। फिर यदि मैं बढ़ाते 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 रुक गया, क्योंकि दोस्तों इंटेंसिटी तो कांस्टेंट था, फिर मैंने आपको बताया था कि यदि हम रिवर्स में घुमाना चालू करें, वोल्टेज को उल्टा लगा दें, तो भाई धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएंगे, करंट कम होने लग जाएगा, और अल्टीमेटली एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसमें करंट क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो उस वोल्टेज को हम क्या बोलते थे दोस्तों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद आया आप सभी को, बहुत बढ़िया। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये क्या है, ये वो वोल्टेज है जो हम भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स को रोकने में लगाने वाले हैं। अब वो भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स कितनी तेजी से भाग रहे हैं या कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके भाग रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। समझ में आ रही बात। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन डिसाइड करता है, एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स। क्या समझ में आई बात। फोटॉन जो इंसिडेंट हो रहे हैं उन फोटॉन्स की जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज्यादा ताकत हमें लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। क्या बात समझ में आ रही है। तो मुझे बताइए अल्टीमेटली फोटोन की एनर्जी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होना। क्लियर है। चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। चलिए इतना बेसिक चीज है। अब अपन एक बार क्वेश्चंस को समझते हैं। आ जाइए। द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर पोटेंशियल। ओके, फोटो करंट का जो है अपन को कलेक्टर पोटेंशियल का ग्राफ अपन को गिवन है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन μ1 μ2 μ3 आर शोन इन दी ग्राफ। देखिए ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है। क्लियर है। तो हमसे पूछा गया बताइए क्या रिलेशन होगा। तो मैं आपको दोस्तों अब भी जस्ट 1 मिनट पहले यही समझा रहा था कि जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है मतलब फोटोन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना ही चाहिए। क्लियर है। तो भाई बताइए μ2 μ3 μ3 में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, μ3 की। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बिल्कुल AIPMT का फ्रेश क्वेश्चन है ना, 2014 का क्वेश्चन है, शायद मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने दोस्तों 2014 में नीट दिया था फर्स्ट टाइम 12th के साथ में। सो उसमें मेरा एक्सपीरियंस जो रहा वो ऐसा रहा कि थोड़ा सा यदि दोस्तों मैं पढ़ लिया होता 12th के साथ में तो पक्का मैं 12th के साथ में ही फ्रेशर सेलेक्ट हो जाता। मैं जस्ट दोस्तों ऐसी जगह से सिलेक्शन मेरा मतलब रुक गया है, आप बिलीव नहीं करेंगे। जब 2014 में मैं नीट की काउंसलिंग देने के लिए बैठा था तो मैं और मेरे सामने एक और बच्चा जो हम दोनों ही रह गए थे, बाकी सारे सेलेक्ट हो गए थे, सबको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था। तो वो जो फीलिंग होती है ना दोस्तों वो बहुत बुरी होती है। और उस समय जानते हैं आप मेरे दिमाग में क्या बात आ रही थी, उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी, काश थोड़ा और पढ़ लेता, है ना। और ये फीलिंग यकीन मानिए दोस्तों बहुत बुरा होता है ना। तो यदि आप उस फीलिंग को महसूस नहीं करना चाहते तो अभी आपके लिए इतना शानदार समय है, यदि आपने इस टाइम का सही उपयोग कर लिया तो आपको वो फीलिंग कभी भी नहीं आएगी। क्लियर है। तो
इसीलिए ये क्वेश्चन देख के थोड़ी सी पुरानी बातें याद आ गई थी। चलिए खैर हम क्वेश्चन पर आते हैं वापस से। A figure shows a plot of photocurrent versus anode potential for a photosensitive surface. Okay, this is photo और anode potential का मतलब ये V versus current का ग्राफ है ना। थ्री डिफरेंशियल फॉर थ्री डिफरेंट रेडिएशंस है ना, ये अलग अलग कंडीशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट स्टेटमेंट। पहले दोस्तों हम एनालाइज कर लेते हैं एक बार, फिर अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। देखिए क्या अब ये A, B और C तीन कर्व्स हैं। देखिए क्या लगता है A और B के लिए क्या खास बात है। A और B का देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, मतलब A और B रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम। क्या क्लियर है, फ्रीक्वेंसी होगी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी और एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद इन दोनों का A और B की मैं बात करूं, देखिए दोनों का सैचुरेशन करंट अलग अलग है कि नहीं। और सैचुरेशन करंट कौन डिसाइड करता है, इंटेंसिटी। मतलब A और B की बात करूं, A और B की बात करूं तो इनका फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। अच्छा फिर मैं B और C की बात करूं दोस्तों, तो B और C में देखिए आपके क्या हो रहा है, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है बट दोनों का सैचुरेशन करंट अल्टीमेटली क्या है, सेम। मतलब सैचुरेशन करंट मतलब इंटेंसिटी सेम है और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी उनकी अलग अलग है। अब देखें अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। कर्व A एंड B रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन, बिल्कुल सही। A एंड B रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट द डिफरेंट इंटेंसिटीज। मैंने बताया था A और B जो है फ्रीक्वेंसी सेम है बट डिफरेंट इंटेंसिटीज है, बिल्कुल सही। पहला ऑप्शन ही सही है दोस्तों। क्लियर है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं दोस्तों। व्हेन मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई फॉल ऑन अ मेटल सरफेस, बिल्कुल सही, मेटल सरफेस पे रेडिएशन फॉल कर रहा है। इसमें डायग्राम नहीं बनते, इस टाइप के क्वेश्चंस में इक्वेशन बनते हैं, तो बनेगा तो अपन ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज डायग्राम देखिए। क्लियर है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज आर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली, है ना। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज आर N and T respectively. If the intensity of radiation is 2I, the number of emitted electrons and their maximum kinetic energies are respectively. क्लियर है। अब हमें समझना है दोस्तों क्या कंडीशन है। क्लियर है। When monochromatic radiation of intensity, I इंटेंसिटी का फॉल हुआ ऑन द मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं n है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो है n है और जो इनका काइनेटिक एनर्जी है वो T है। क्लियर। फिर क्या हुआ, जब अपन ने 2I इंटेंसिटी करी, मतलब इस बार अपन ने नेक्स्ट केस पे इंटेंसिटी को डबल कर दिया। मुझे बताइए इंटेंसिटी डबल करने से क्या होता है, इंटेंसिटी डबल करने से नंबर ऑफ फोटॉन्स भी डबल हो जाएंगे और नंबर ऑफ फोटॉन डबल होने से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो डबल हो जाएंगे। क्लियर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि फोटो इलेक्ट्रॉन्स n है तो अभी सेकंड केस में क्या हो जाएगा, 2n। क्लियर है। और काइनेटिक एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मैंने आपको इक्वेशन बताया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो फोटोन की एनर्जी है वो जब बढ़ेगी तो अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और दोस्तों हमें पता है इंटेंसिटी बढ़ाने से एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती है ना। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है बहुत सारे फोटोन आ जाना, बट एक फोटोन की एनर्जी तो उतनी ही रहेगी। क्लियर है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा और सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी तो T ही रहेगा बट इंटेंसिटी डबल करने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाएंगे, मतलब 2n और T हो जाना चाहिए। देखिए EIPMT में जो है बेसिक क्वेश्चन जो है पूछा गया, देख लीजिए आप, है ना, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़िए एक बार। इफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज मेजर्ड टू बी V1 एंड V2 वोल्ट्स। क्लियर है भाई, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है जिसमें पहले में V1 मेजर किया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, दूसरे में V2 वोल्ट्स मेजर किया गया। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। विद इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा 1 रिस्पेक्टिवली द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। देखिए दो अलग अलग सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है दोस्तों, है ना। पहले वाले कंडीशन में जो इंसिडेंट है वो है लैम्डा, क्लियर है, और दूसरे वाले केस में जो इंसिडेंट लाइट है दैट इज लैम्डा बाय 2। क्लियर है। इस केस में लगने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है, इस केस में लगने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 है। जरा दोस्तों इक्वेशन लिखते हैं हम जो आइंस्टीन ने हमें बताई थी। क्लियर है। मुझे बताइए क्या इक्वेशन होता है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब इस इक्वेशन को हमें मॉडिफाई करते आना चाहिए जो भी हमें गिवन है। देखिए एनर्जी इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा लिखूँ माइनस यहाँ पर फाई, तो फाई को मैं जो फाई ही की ज़रूरत ही नहीं है इनफैक्ट, तो मैं फाई ही लिखता हूँ, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV1 लिख दूंगा क्या,
दोस्तों। सेकेंड वाले केस में एच सी बाय लेमडा बाय 2, तो ये ऊपर चले जाएगा, माइनस पाई इज इक्वल टू EV2। अब दोस्तों हमें बताना है EV1 और EV2 में रिलेशन। दोस्तों बहुत प्यारा सा है, आप इमेजिन कीजिए इस इक्वेशन को दोस्तों, है ना, प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनना आप इसको, है ना। यहाँ पर है ना अपना वेवलेंथ है लेमडा, ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। मान लीजिए मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2hc बाय लेमडा 2 फाई और 2, तो यहाँ पर V1 भी डबल हो जाएगा। मतलब यदि मैं सबको डबल करूँ, मतलब ये जो दो फैक्टर hc बाय लेमडा इस पूरे फैक्टर को भी डबल कर दूं और फाई को भी डबल करूं, तब जाके अपना V1 भी डबल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। लेकिन हमारा जो ये नीचे इक्वेशन लिखा हुआ, इसको आप देखिए, है ना, इसको आप देखिए, इसको मैंने सिर्फ इस फैक्टर को डबल किया है, इस फैक्टर को डबल नहीं किया है। इसका मतलब जो है आंसर क्या हो जाएगा, मुझे बताइए कि भाई देखिए अपन ने इसके डबल में से इसका डबल माइनस करे थे, तब जाके V1 का डबल आ रहा था। लेकिन अब हम इसके डबल में से इसका डबल नहीं, वो पुराना वाला ही माइनस कर रहे हैं, तो V2 जो है मोर देन डबल आ जाएगा। समझ में आती है बात, V2 जो है मोर देन डबल आ जाएगा, तो V2 जो है ये V1 का मोर देन V1 आ जाएगा। समझ में आई बात, मतलब उसका डबल से भी ज़्यादा आ जाएगा। इस बात को आप समझिए एक बार, है ना। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से आप रिवाइंड कीजिए और फिर से आप इसे एक्सप्लेनेशन समझिए कि कैसे अपन ने ये चीज़ किया है। क्लियर है, थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत कोई ऐसा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, है ना। अब आता है दोस्तों आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन, है ना। हॉलबैक एंड लेनार्ड से जो है मैक्सिमम टाइम जो है ग्राफिकल क्वेश्चन ही पूछते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, है ना। मेन जो है आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन में से क्वेश्चन पूछ जाता है, क्योंकि इसमें अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ती है। आ जाइए समझते हैं यहाँ पर क्या लोचा है। लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज फोटॉन्स हैव एनर्जीज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2, है ना। देखिए 2 फोटॉन है ना। नंबर 1 फोटॉन जो है यहाँ पर अपन इसका एनर्जी जो है E1 मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा वाला फोटोन है, इसका एनर्जी E2 अपन मान लेते हैं 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सक्सेसिवली इल्यूमिनेटेड अ मेटल सरफेस हुर वर्क फंक्शन इज 0.5। हमको वर्क फंक्शन दोनों के केस में ही वर्क फंक्शन जो है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स गिवन है दोस्तों। देन मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, है ना। हमें 2 एनर्जी फोटोन का गिवन है, हमें वर्क फंक्शन गिवन है, तो हमें पूछा है कि बताइए जो है उनका स्पीड का, मैक्सिमम स्पीड का रेशियो दोस्तों। तो क्या आपको आइंस्टीन एक्सप्रेशन याद है, E-5 जितनी एनर्जी फोटोन ने दी उसमें से इतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने में, और बाकी बचे हुए एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। अब दोस्तों देखिए हमें E5 तो डायरेक्टली गिवन है, बाकी हमसे काइनेटिक एनर्जी नहीं, हमसे पूछा है उनकी वेलोसिटी का रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ mv मैक्स 1 का स्क्वायर, या मैं जस्ट v मैक्स समझ लो, मतलब v1 को ही तुम v मैक्स समझ लेना। क्लियर है, तो v1 का स्क्वायर। बात समझ में आती है। तो पहले केस के लिए लिखूं मैं, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ mv1 का स्क्वायर। फिर दूसरा यहाँ पर आ जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल टू, सेकंड केस के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, हाफ mv2 का स्क्वायर। हमें दोनों का रेशियो चाहिए, डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5, और यहाँ पर 2.5 माइनस 0.5 मतलब 2। क्लियर है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए हाफ हम से हाफ हम कैंसिल, v1 बाय v2 का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर आके ये जो है यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। सो इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो जब आप सॉल्व करोगे तो v1 बाय v2 आ जाएगा 1/2। क्लियर है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, 1/2। देखिए आप दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन और कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि एम्स में पूछा गया, और देखिए रीसेंट एम्स में कोई बहुत पुराना नहीं है, और AIPMT में भी पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। रीड कीजिए क्वेश्चन को जरा। व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ λ1। क्लियर है, I'm sorry. Okay. When a metallic surface illuminated with radiation of λ1, पहले हमने λ1 से रेडिएट किया, the stopping potential is V1. If the same surface is illuminated with the radiation of 2 λ, then a stopping potential become V/4. The threshold wavelength of the metallic surface is, clear है। देखिए दोस्तों क्या हुआ, 2 अलग अलग सिचुएशन हमें गिवन है। पहले आइंस्टीन की इक्वेशन लिखो, E-5 इज इक्वल टू के मैक्स। फिर इसको अपने गिवन के हिसाब से मॉडिफाई करो दोस्तों। हमें लेमडा गिवन है तो hc बाय लेमडा,
माइनस फाई इज इक्वल टू, हमसे पूछा क्या है दोस्तों, हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, तो फाई को भी मैं एच सी बाय लेमडा नॉट के टर्म्स में लिख लेता हूँ, क्लियर है। और के ई मैक्स दोस्तों हमें क्या गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो क्या मैं ई वी लिख सकता हूँ, क्लियर है। सो दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 1। सेम आप लिखिए नेक्स्ट वाले इक्वेशन के लिए, एच सी बाई, अपन ने लेमडा को 2 लेमडा कर दिया तो 2 लेमडा हो गया, माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी बाय 4। ये देखिए ई वी बाय 4 हो गया। हमसे पूछा गया है लेमडा नेट का नॉट का वैल्यू, तो दोस्तों दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू अपॉन एच सी बाय 2 लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू जो है दोस्तों बचेगा 4, क्लियर है। इस पूरे टर्म को आप इधर पर ले जाइए तो जो है आपको मिलेगा एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू 4 को मैं डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लूँ, तो 2 एच सी बाय लेमडा माइनस जो है 4 एच सी बाय लेमडा नॉट, क्लियर है। अभी देखिए दोस्तों पूरे जगह से एच सी जो है ये कैंसिल हो गया, अब बस थोड़ा बहुत इधर उधर हेर फेर करना है और आपका आंसर आ गया दोस्तों, क्लियर है। इधर पर देखिए ज़रा, मैं माइनस इसको इधर पर लेकर आता हूँ, तो 4 बाय लेमडा नॉट माइनस 1 बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू 2 बाय लेमडा माइनस, यहाँ पर ये प्लस में था वहाँ जाके माइनस में आ जाएगा माइनस लेमडा, क्लियर है क्या। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर आंसर मिलता है 3 बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा, क्लियर। तो हमें लेमडा नॉट का वैल्यू चाहिए, तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू 3 लेमडा, सो दिस इज योर आंसर। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो आइंस्टीन की इक्वेशन है उसको जस्ट मैंने मॉडिफाई कर दिया है ना, जो भी हमको क्वेश्चन में गिवन है उसके अनुसार उसको मॉडिफाई करके जो गिवन वैल्यू है उसको वहां पुट करके डायरेक्टली आंसर निकालना है, क्लियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अभी मुझे एक फीडबैक मिला था कि अभी लास्ट वीडियोस जो मैंने बनाए थे थर्मोडायनामिक्स का एमसीक्यू सेक्शन, उसमें शायद मैंने कहीं पर किसी क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है धोखे से, सो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और यदि कुछ ऐसा फीडबैक हुआ करे दोस्तों, कई बार यहाँ ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, इसीलिए हो सकता हो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो, तो प्लीज़ आप हमें फीडबैक, अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। आप हमारे फेसबुक पे या फिर हमारे ट्विटर पे या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। यदि आप हमें अपना फीडबैक देंगे तो हम अपने इस पूरे स्टडी मटेरियल को और इम्प्रूव कर पाएंगे, ओके। चलिए और इनफैक्ट दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक देते हैं और मुझे कभी करेक्ट करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है ना। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। दी वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, दोस्तों हमें फाई ऑफ सीजियम गिवन है 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जी हाँ बहुत बढ़िया। फिर हमें गिवन है द कट ऑफ वोल्टेज विच स्टॉप्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द कट ऑफ वोल्टेज दोस्तों ये क्या दोस्तों, ये हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में ही बोल रहा है दोस्तों, है ना। विच स्टॉप्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सीजियम कैथोड इरेडिएटेड विद द लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज, क्लियर है। हमें वर्क फंक्शन गिवन है, हमें वेवलेंथ गिवन है 600 नैनोमीटर्स, और हमसे पूछा क्या है दोस्तों, हमसे पूछा है कि द कट ऑफ वोल्टेज, मतलब हमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उन्होंने पूछा है, क्लियर है। तो देखिए कौन सा इक्वेशन मैं यहाँ पर पुट करूँ, देखिए E माइनस फाई इज इक्वल टू के ई मैक्स, क्लियर है। E को जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एच सी बाय लेमडा के हिसाब से रखें, क्लियर है। माइनस वर्क फंक्शन को जो है 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हम ई वी नॉट लिख सकते हैं क्या दोस्तों, क्लियर है। आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। H मतलब यहाँ पर 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 है ना, C3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लेमडा जो है वो कितना गिवन है दोस्तों हमें 600 इंटू 10 टू द पावर -9, क्लियर है। -2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल टू, दोस्तों एक चीज़ देखिए है ना, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी है। ये जो आंसर आएगा दोस्तों जूल्स में आने वाला है ना, लेकिन हमें देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर चाहिए, तो इस केस में डायरेक्टली अब हम दोस्तों जूल्स को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि क्यों हम ना डायरेक्ट उस फॉर्मूले को लगा दें। देखिए है ना 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉन्ग अपॉन 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर को मैं 6000 एमस्ट्रॉन्ग लिख सकता हूँ क्या, तो एमस्ट्रॉन्ग से एमस्ट्रॉन्ग कट के सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर बचेगा, है ना, इज इक्वल टू ई वी नॉट, क्लियर है। अभी दोस्तों इसको सॉल्व करना है,
इसको सॉल्व करना है तो देखिए इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 0 से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 12.4 बाय 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल टू EV0। क्लियर है? अरे दोस्तों एक बात देखिए, 12.4 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 2.27 से कम वैल्यू आने वाली है ना, ये 2.27 से कम वैल्यू। तो मुझे बताइए कि हम जो एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हैं ये E का वैल्यू है ना दोस्तों, E5 से कम है यहाँ पर। और जब भी ऐसा होता है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी है उसका एनर्जी ही यदि अपने वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या? बिल्कुल भी निकलेगा ही नहीं बाहर। क्लियर है? तो इसका मतलब नन ऑफ दीज। तो देखो कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कभी नन ऑफ दीज टाइप के ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते, बट देखिए हो गया है ना, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको, है ना, AAPMT का रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। देखो ज़रा, A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of lambda, and दोस्तों λ/2 है ना, इसमें गिवन नहीं था लेकिन बाद में मैंने इसको करेक्ट कर दिया। λ/2 मतलब एक बार लैम्डा से और दूसरी बार λ/2 से, लैम्डा से और λ/2 से। क्लियर है? If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in second case is 3 times that of the first case दोस्तों। क्लियर है? मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए फर्स्ट वाले केस में काइनेटिक एनर्जी के ही है, तो हमें क्या बोला गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन दी सेकंड केस इज 3 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट केस। फर्स्ट केस का के ही है तो सेकंड केस का 3ke हो जाएगा। क्लियर है? देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज दोस्तों, तो हमें क्या करना है, हमें फिर से वही E-phi इज इक्वल टू के का इक्वेशन लगाना है। फर्स्ट वाले केस में लगाएंगे, पहले तो लगाएंगे तो यहाँ पर एनर्जी को मेरे हिसाब से hc/λ लिखिए, और वर्क फंक्शन तो हमें निकालना है इज इक्वल टू पहले वाले का के ही, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले के लिए फॉर्मूला लगाइए hc/λ/2 है ना, माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 3ke। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 2। हमें चाहिए वर्क फंक्शन चाहिए तो काम करते हैं ना, इक्वेशन को डिवाइड ही कर डालते हैं। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, डिवाइड करने से हमारा ये के कट जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा, hc/λ माइनस phi अपॉन 2hc/λ माइनस phi इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? तो hc/λ माइनस phi इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, इज इक्वल टू क्या हो गया, 2hc/λ माइनस 5/3। तो 3 को यहाँ पर लाकर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो इधर पर लाकर। क्लियर है? तो आगे सॉल्व कीजिए, तो 3hc/λ माइनस 3phi इज इक्वल टू 2hc/λ माइनस 5। क्लियर है? तो यहाँ 3phi को उधर ले आते हैं और 2hc/λ को उधर ले जाते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, 3hc/λ माइनस 2hc/λ इज इक्वल टू 3phi माइनस 5 है ना, 3 को उधर ले गए। सो देखिए यहाँ पर क्या मिला, hc/λ माइनस 2 इज इक्वल टू 2phi। तो यहाँ अपन को वर्क फंक्शन phi इज इक्वल टू क्या मिला दोस्तों, hc/2λ। ये देखिए आंसर मिल गया। क्लियर है? तो क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में दोस्तों, कुछ भी नहीं, सिंपल मैंने इसमें अपना वही पुराना घिसा पिटा आइंस्टीन का फॉर्मूला लगाया है और उस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जो भी वैल्यूज हमको गिवन है उसके अकॉर्डिंग। क्या क्लियर बात समझ में आती है दोस्तों? ये देखिए स्क्रीन पे आपके पूरा सोल्यूशन दिख रहा है, आपको ज़रूरत हो तो आप पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ओके दोस्तों, वन मोर थिंग इज़, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ जो मेरी वीडियोज़ अभी करंटली देख रहे हैं दोस्तों, हमारे ऐप में है ना लाइव वीडियो लाइव टेस्ट जो है, एक मॉक टेस्ट जो है वो लाइव हो चुका है। आप उसको दीजिए, 1 अटेम्प्ट है, आप उसको दीजिए और आपको उससे डिटेल में एनालिसिस करने को मिलेगा कि कौन सा पार्ट आपका वीक है और कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है ना दोस्तों। 30 तारीख तक जो है वो टेस्ट जो है लाइव चलेगा अभी, तो आप टेस्ट को दीजिए और उसके बाद अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डील करते हैं। आइए, a photoelectric emission from a certain metal, the cutoff frequency is mu, है ना। photoelectric emission certain metal, the cutoff frequency मतलब हमको क्या गिवन है दोस्तों, हमको गिवन है threshold frequency। the radiation of frequency 2 mu impinges on the metal plate, the maximum possible velocity of the emitted electron will be। दोस्तों देखिए इस बार हमसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है इंसिडेंट लाइट का और हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हम आ जाइए E-phi इज इक्वल टू के मैक्स। क्लियर है? E इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू के मैक्स को अपन हाफ mv² लिख सकते कि नहीं, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है दोस्तों। बस सारी चीज़ें आप यहाँ पर पुट कीजिए। देखिए इंसिडेंट लाइट का हमें जो है
2 म्यू गिवन है माइनस एच म्यू है इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एच म्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बचा, हमें वी चाहिए तो 2 एच म्यू बाय एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट। क्लियर है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एच म्यू बाय एम। दोस्तों क्या क्लियर है आप सभी को? देख लीजिए एक बार आप इसे, वेरी नाइस, सिंपल ये ऑप्शन है ना, आंसर सही है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो बहुत ज़्यादा ताम झाम दिमाग लगाना की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही तो चाहिए रहता है हमें, है ना। चलिए ये वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इनको यदि आपने माइंड में रख लिया ना तो भी आपका काम बन जाएगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट द रेशियो, अब आते हैं दोस्तों, नया टॉपिक आ जाता है मैटर वेव। दोस्तों मैटर वेव का आपको याद होगा कि हमको डी ब्रोगली भाई साहब ने हमें नया कॉन्सेप्ट दिया था कि जैसे लाइट का दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, वैसे ही किसी मैटर का भी दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर तो होता ही है, साथ में वेव नेचर भी होता है। तो कितना डी ब्रोगली वेवलेंथ उनके हिसाब से कितना था, h बाय p, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और ये भी याद होना चाहिए कि हमने डिफरेंट कंडीशन में इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया था। तो अब देखिए आते हैं, समझते हैं कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाइए, द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट विद द वोल्टेज 10 वोल्ट्स 20 वोल्ट्स 30 वोल्ट्स इज। क्लियर है, हमसे डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा है दोस्तों, तीन अलग अलग कंडीशन है जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट्स में मूव कराते हैं। तो क्या दोस्तों आपको फॉर्मूला याद है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? दोस्तों याद कीजिए, 150 बाय वी एंगस्ट्रॉम, अपन ने ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा था कि नहीं लिखा था? तो जब हमें तीन अलग अलग कंडीशन का रेशियो निकालना है, केस नंबर 1 इज टू लेमडा 2 इज टू लेमडा 3, है ना। और देखिए लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी होगा जब हमें रेशियो निकालना है तो, है ना। सो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ V1 इज टू अंडर रूट ऑफ V2 इज टू अंडर रूट ऑफ V3। क्लियर है, मुझे बताइए V1 है 100, फिर है 200, फिर है 300, तो इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 100, इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 200, इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 300। क्लियर है, रेशियो है तो सब में से 100 का मल्टीपल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 1/1 इज टू 1/√2 इज टू 1/√3, दिस इज योर आंसर। क्या बात समझ में आती दोस्तों? देखिए बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। क्लियर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं, है ना। The potential difference V required for accelerating an electron to have the de Broglie wavelength 1 angstrom is। क्लियर है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, वापस वही फॉर्मूला हमसे लगवाना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन का पूछा है, हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया हुआ, इस बार हमसे पोटेंशियल पूछा है। तो देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू रखिए, हमें 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम कट गया, तो अपन जब 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 बाई वी रखेंगे, है ना, तो देखिए इधर लाएंगे तो 1 का स्क्वायर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 150 बाई वी वोल्ट्स, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150 वोल्ट्स। क्लियर है, देखिए 150 है आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। WBJ है ना, अच्छे लेवल का एग्जाम है ये, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है WB में, नीट के लिए, मतलब मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए साथ में ही पेपर होता है इसका, है ना। तो हमें उससे मतलब नहीं है, बट अच्छे लेवल का क्वेश्चन इस टाइप के भी, मतलब अच्छे एग्जाम्स में भी दोस्तों इतने सिंपल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कितने अच्छे एग्जाम्स में आए, यूपी CPMT में आया हुआ, एम्स में 2016 में काफ़ी रीसेंट का क्वेश्चन है ना। तो समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ इफ दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। दोस्तों वेलोसिटी उनका सेम है, तो बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ का कौन सा फॉर्मूला जो है लगाया जाए यहाँ पर दोस्तों। लेमडा इज इक्वल टू h/p होता है, तो क्या mv लिखूँ मैं उसकी जगह, है ना। तो h भी कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब जिसका मास सबसे ज़्यादा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब जिसका सबसे मास कम होगा उसका सबसे लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ होने वाला है। तो मास सबसे कम किस में होगा इसका मुझे बताइए, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन का। प्रोटॉन का तो एक ही, प्रोटॉन बेसिकली प्रोटॉन है ना, अल्फा पार्टिकल एक, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन तो ही, और बीटा पार्टिकल मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, और इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चंस में इनके रेशियोज भी पूछते हैं कई बार, इसीलिए मैंने आपको थ्योरी वाले सेक्शन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सब के मासेस भी मैंने वहाँ पर लिखवा दिए थे। तो रेशियो कभी पूछा जाए तो काम आता है दोस्तों, है ना।
देखिए कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, कितने सारे पेपर में आया है ना, AIPMT में आ चुका, एम्स में आ चुका, केरला PMT में आ चुका। केरला PMT भी काफ़ी अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, क्लियर हुआ करता था, अब तो खैर सारे PMTs मर्ज होकर नीट में ही आ गए हैं, है ना। सो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा डराता हूँ मैं। इस बार मैंने ऐसा सुना है, देखिए अभी एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो नहीं अवेलेबल, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि इस बार 22 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा है। दोस्तों मेरा समय याद आ रहा है, मेरा समय मतलब मैं बुढ़ा तो नहीं हो गया हूँ, लेकिन बहुत 4 साल 5 साल हो गए हैं नीट को हुए। मैंने नीट दी थी 2015 में, और 14 में दी थी 12th के साथ, और फिर एक ड्रॉप लेके 15 में दिया था। दोस्तों जब मैंने नीट दिया था ना, तब सिर्फ 7 लाख 8 लाख नीट दिया करते थे बच्चे, और अब आप देखिए कितना ज़्यादा हो गया है ना, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है स्टूडेंट्स का नंबर। तो आप इस बात को समझिए कि देयर इज लॉट्स ऑफ कंपटीशन, और इस कंपटीशन में दोस्तों ये जो लॉकडाउन पीरियड जो है, ये इस टाइम का आपने सही इस्तेमाल कर लिया ना, तो लिटरली आप लोग फोड़ सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम का बिल्कुल सही उपयोग कीजिए। आपको जो है बहुत जल्द इन हर वीडियो लेक्चर के साथ इसी से अटैच्ड एक क्विज भी मिल जाएगा आपको, है ना, तो आप वो भी सॉल्व कीजिए। फिर जो लाइव टेस्ट और जो मेजर टेस्ट हमारे उस पर अपलोड हो रहे हैं, आप वो भी दीजिए, और इन सारे वीडियोस को पूरी तत्परता के साथ देखिए, और नो डाउट आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स, दोस्तों है ना, काइनेटिक एनर्जी को 16 गुना कर दिया है, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। दोस्तों वही टिपिकल परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस, और परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं ये तो बहुत अपन बचपन में सीख चुके हैं दोस्तों। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज निकालते हैं, पहले हम λ1 निकालें, λ2 निकालें, फिर क्या करेंगे, λ2 माइनस λ1 अपॉन λ1 इंटू 100, ऐसा परसेंटेज चेंज निकालेंगे। तो मान लीजिए कि सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m ke1 है, क्लियर है ना, ke1 ke है बस, है ना। अभी मैंने क्या कर दिया, λ1 है मान लो, क्लियर है। फिर नेक्स्ट केस में λ2 इज इक्वल टू h अपॉन √2m, मैं 16 टाइम्स ऑफ ke कर रहा हूँ, क्लियर है। अब देखिए 16 को मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर देख लेते हैं ना, तो λ2 जो है वो क्या मिल गया, 1/4 h अपॉन √2m ke। अब बताइए ये h अपॉन 2m ke क्या ये λ1 है, तो λ2 इज इक्वल टू जो है λ1/4 आ गया, देखिए क्लियर है। अब देखिए परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, λ2 माइनस λ1 इंटू λ1 इंटू 100, क्लियर है। तो बस यहाँ पर λ2 रखिए, λ1/4 माइनस λ1 अपॉन λ1 इंटू 100, क्लियर है। तो ये बताइए कितना आ जाएगा, -3 λ1/4 बाय λ1 इंटू 100, तो ये λ1 से λ1 कैंसिल, 3/4 इंटू 100 जो है ये क्या आ जाएगा, 75%, क्लियर है। तो वेवलेंथ जो है -75% आ जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये देखिए माइनस लगा हुआ है, क्लियर है। तो -75 आने का मतलब डिक्रीज हो जाना, है ना, तो यहाँ पर -75 तो ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो हम 75 ये आंसर टिक करेंगे, क्लियर है। चलिए तो दोस्तों यहीं तक था मेरा ये वीडियो, है ना, चैप्टर छोटा सा था, हमने बिल्कुल क्विक में अच्छे से इसकी थ्योरी पढ़ी, फिर उसके बाद हमने इससे जो रिलेटेड जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अब आप एक प्रीवियस ईयर की नीट की बुक आप उठा सकते हैं APMT की, और आप सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व कर डालिए, क्लियर है। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो टेस्ट देते रहें और अपनी चैंपियन सॉल्व करते रहें, और स्टे होम, स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड, है ना। वेरी ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।